हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं राजेश कुमार एक बार फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको मैटर इन सराउंडिंग का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो शुरू करते हैं बच्चों। आज का पहला हेडिंग है बच्चों, चेंज इन स्टेट, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस का कन्वर्जन, चेंज कैसे होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, यानी जब किसी सॉलिड को हीट करते हैं, इट चेंजेस इनटू लिक्विड, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होता है। जैसे कि हम आइस को पहले गर्म करेंगे तो वो पानी बन जाएगा, और जब पानी को गर्म करेंगे तो वो गैस यानी भाप बन जाएगा। फिर बच्चों, व्हेन अ गैस इज कूल्ड, जब गैस को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, यानी जब उस भाप को ठंडा करेंगे तो वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड, और जब लिक्विड को ठंडा करेंगे तो वो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये इंटर कन्वर्टेबल है। हम पानी से हम बर्फ़ से पानी और पानी से वाटर वेपर बना सकते हैं, और वाटर वेपर से पानी और पानी से फिर बर्फ़ बना सकते हैं। दोनों रिवर्सेबल प्रोसेस हैं। फिर बच्चों, जैसे कि अब यहाँ देखिए कि अगर हम आइस को हीट करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम वाटर को हीट करते हैं तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम को ठंडा करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी दोबारा, और फिर वाटर को ठंडा करेंगे तो वो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बहुत आसान था, लेकिन आपको लैंग्वेज लेनी है। फिर बच्चों, ये आपको यहाँ डायग्राम के थ्रू बताया गया, और आप समझिए कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन और फिर लिक्विड का गैस में कन्वर्जन, ये इंटर कन्वर्टेबल है, रिवर्सेबल है, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रिवर्स हो सकता है। फिर आगे बात करें बच्चों, सेकंड पॉइंट है हमारा मेल्टिंग। और व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, यानी जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो द पार्टिकल बिगिंस टू वाइब्रेट, तो उस सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं जिससे वो सॉलिड बना था वो वाइब्रेट होना शुरू करेंगे विद ग्रेटर स्पीड, यानी तेज स्पीड से, एंड बिगिन टू मूव मोर फ्रीली, और फ्री तरीके से मूव करना शुरू करेंगे। देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाएगा, वो पिघल जाएगा। तो वो जो टेम्परेचर है जिस पे कोई सॉलिड पिघल गया, उस टेम्परेचर को कहते हैं बच्चों मेल्टिंग पॉइंट, और उस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग को फ्यूज़न भी कहते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब अगर बात करें आइस की, तो द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड मेल्टिंग, मैंने पहले बताया। और द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री, यानी बर्फ़ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर किसी भी टेम्परेचर पर पिघलना शुरू कर देती है। तो ये आप जानते हैं। फिर लिखा है बच्चों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट क्या होती है कि जब हम 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए जितना टेम्परेचर हमें आवश्यक है, जितना टेम्परेचर हमें रिक्वायर है, उस टेम्परेचर को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। समझ में? तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। दो दो लाइंस की डेफिनेशन है, एज इट इज़ कैरी कर लीजिएगा, ये आपके काम आएंगे। फिर बच्चों, अगली टर्म है बॉइलिंग, और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब किसी लिक्विड को हम गर्म करते हैं, इट्स पार्टिकल बिगिन टू मूव इवन फास्टर देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो किसी टेम्परेचर से, यानी हमने अगर पानी उबलने के लिए रखा है, तो अगर पानी गर्म हो रहा है तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो बिगिन टू मूव, वो हिलना शुरू कर देंगे। लेकिन जब वो बॉयल होगा, जब वो पानी जो है वो उबलना शुरू होगा, तो उसके पार्टिकल जो है वो और तेज़ स्पीड से मूव करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड बॉयल होना शुरू कर दे, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं बच्चों। और इस बॉइलिंग टेम्परेचर की वजह से जो जो पार्टिकल हैं
वो चेंजेस इनटू द गैस यानी वेपर की फॉर्म में उड़ना शुरू कर देते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। बॉइलिंग को अपने आप में बॉइलिंग जो है वो अपने आप में एक बल्क फिनोमिनन है। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द बल्क फिनोमिनन या एग्जाम्पल ऑफ बल्क फिनोमिनन, तो आप बताएंगे कि बल्क फिनोमिनन का एग्जाम्पल बॉइलिंग है। यानी जब हम बॉइलिंग करते हैं तो बल्क में यानी बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो एक साथ वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में चेंज हो जाते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है। फिर यहाँ लिखा है द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, यानी जब बॉइलिंग स्टार्ट करता है कोई लिक्विड तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों वो 100 डिग्री सेल्सियस है या 373 केल्विन। फिर लेटेंट हीट की बात करें, अगर वाटर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आप समझिए कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है कि जब 1 किलोग्राम ऑफ वाटर या 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को हम इतना हीट करें कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाए यानी वेपोराइज्ड हो जाए, तो उस पर्टिकुलर हीट को या उस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं हीट को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। यानी ऐसी हीट जिसने वेपोराइज कर दिया 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड, लेकिन ध्यान रखिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होना चाहिए और उसके बॉइलिंग पॉइंट पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पानी उबालने के लिए 200 डिग्री टेम्परेचर दे दिया तो उससे तो वो जल्दी उबल जाएगा। तो हमें जल्दी नहीं उबालना, हमें उसके बॉइलिंग पॉइंट पे यानी 100 डिग्री पे रखना है और नॉर्मल कंडीशन में रखना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होना चाहिए। अब जब 1 किलोग्राम लिक्विड जितनी देर में एवोपरेट होगा वो उसका लेटेंट हीट है। तो ध्यान रखिएगा, आसान टर्म है, आसान लैंग्वेज है और आप इसको 2 नंबर में कहीं ना कहीं लर्न करना है। अब यहाँ पर आप पार्टिकल्स को देख सकते हैं बच्चों कि जो सॉलिड होते हैं उन सॉलिड का जो पार्टिकल हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं जब वो कोल्ड है यानी ठंडी कंडीशन में, और जब हम उसे कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं। इसी तरह से लिक्विड की बात करें तो लिक्विड को जब हम ठंडा करते हैं तो उसके पार्टिकल भी दूर दूर चले जाते हैं। तो कोल्ड कंडीशन में पार्टिकल पास पास रहते हैं और हॉट कंडीशन में जब उसको हम गर्म करते हैं तो फिर वो पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों। फिर नेक्स्ट टर्म है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज द स्टेट ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, यानी जब कोई सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाए फ्रॉम द गैस टू सॉलिड या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए विदाउट इंटरमीडिएट स्टेज। यानी जनरली क्या होता है कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए बीच में लिक्विड स्टेट आती है और ऐसे ही गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए बीच में लिक्विड स्टेट आती है। तो अगर किसी में ये लिक्विड स्टेट ना आए बच्चों तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम सब्लिमेशन। फॉर एग्जाम्पल कि इफ़ सॉलिड कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड इज़ हीटेड, अगर आप सॉलिड कैम्फर को यानी कपूर जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसमें आग लगाएं तो वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें बीच वाली लिक्विड स्टेट नहीं आती। इसी तरह से अमोनियम क्लोराइड है, ये आपने किया नहीं होगा लेकिन इसी तरह से सेम एग्जांपल है। अमोनियम क्लोराइड को जब हम जलाते हैं, गर्म करते हैं या जलाते हैं तो ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड टू गैस, लिक्विड नहीं आया बीच में, और इट चेंजेस इनटू वेपर, डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो गया। इफ़ द वेपर आर कूल्ड, अगर वेपर को ठंडा करेंगे तो ये फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम बात कर रहे हैं सब्लिमेशन की, तो ध्यान दीजिएगा। फिर अगला हेडिंग है हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस। गैसेस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस, जब किसी गैस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके पार्टिकल जो हैं वो बच्चों पास पास आ जाते हैं, कम्स क्लोजर, एंड गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। तो आप समझिएगा, याद रखिएगा ये टर्म। फिर उसके बाद वी कैन लिक्विफाई द गैस बाय अप्लाइंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। तो हम किसी भी गैस को प्रेशर अप्लाई करके या रिड्यूस करके टेम्परेचर को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। फिर बच्चों
कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इफ़ द प्रेशर रिड्यूस्ड इट चेंजेस डायरेक्टली टू गैस, यानी जो आग बुझाने वाले सिलेंडर आते हैं ना लाल रंग वाले, उनमें भरी रहती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों। और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का जब हम प्रेशर रिलीज करते हैं यानी उसका ढक्कन खोलते हैं तो वो डायरेक्ट जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। कौन सी गैस में? कौन सी गैस में? CO2 में। और CO2 जो है वो फिर आग बुझाने के काम में आती है। तो आपको समझना चाहिए कि उसमें से डायरेक्ट जो गैस CO2 के पार्टिकल्स हैं वो गैस के फॉर्म में निकलते हैं। इसलिए जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, उस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आगे की बात करें इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट की बच्चों, तो 3 स्टेट हैं, आप जानते हैं, हम पहले से यही पढ़ते आ रहे हैं। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन, लिक्विड का गैस में कन्वर्जन, और गैस का फिर से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्जन क्या कहलाता है, ये आप यहाँ पर सीख रहे हैं। तो क्या सीख रहे हैं? सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम कहते हैं फ्यूज़न, और लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे कहते हैं हम सॉलिडिफिकेशन। फिर से लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे वेपोराइजेशन, और गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे कंडेंसेशन। और इसी तरह से जब गैस सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं, और जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है बच्चों तो उसे भी सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये टर्म तीनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इन सब की डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। और ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, डायग्राम को भी आपको याद रखना है। फिर आगे बात करें बच्चों इवेपोरेशन की, और द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी बॉइलिंग पॉइंट से पहले जब वेपोराइजेशन हो जाए तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। वो बल्क फिनोमिनन था बॉइलिंग, बल्क फिनोमिनन क्या था? बॉइलिंग। और इवेपोरेशन क्या है? सरफेस फिनोमिनन है। यानी जब हम पानी को गर्म करते हैं तो जो वेपोराइजेशन हो रहा है बॉइलिंग से पहले वो केवल सरफेस से हो रहा है, यानी कम हो रहा है। फिर बच्चों पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन एनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंजेस टू वेपर स्टेट। तो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए जो 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 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यहाँ पर बात की गई। तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि एवोपरेशन एक पहली बात तो सरफेस फिनोमिनन है, और पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस, जो सरफेस से पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, इवोपरेट हो रहे हैं, वो एनफ एनर्जी गेन करते हैं, एनर्जी एक्वायर करते हैं, ताकि वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सकें जो पानी में उनके पास अवेलेबल है उस मॉलिक्यूल में। फिर फैक्टर अफेक्टिंग एवोपरेशन, यानी इस एवोपरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि द रेट ऑफ एवोपरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। अब आप समझिए कि आपने एक कटोरी को गैस पे रखा और उसमें कटोरी में पानी भर के आपने गैस पे रखा, और दूसरी तरफ एक बड़े पतीले में आपने पानी भर के गैस पे रखा। तो अब जब आप गैस ऑन करेंगे और इवेपोरेशन स्टार्ट होगा तो ज़्यादा इवेपोरेशन किस में होगा? ऑब्वियस सी बात है, पतीले वाले में होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है बच्चों। क्या है वहाँ पर? सरफेस एरिया ज़्यादा है। और वो जो पतीला है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वो ज़्यादा टेम्परेचर भी एक्वायर कर रहा है, और ह्यूमिडिटी भी अफेक्ट करेगी और विंड स्पीड भी अफेक्ट करेगी। अब कैसे अफेक्ट करेगी ज़रा यहाँ पढ़ लेते हैं। तो कि इंक्रीज द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन, हमने पहले ही बता दिया। इंक्रीज द टेम्परेचर, जितनी आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतना ही एवोपरेशन तेज होगा। अगर जितनी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी उतना ही एवोपरेशन कम होगा, डिक्रीज होगा। और बच्चों कि अगर विंड की स्पीड बढ़ेगी यानी हवा की स्पीड बढ़ेगी तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। ये सब चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछते हैं स्कूल वाले, ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर बता दिया, आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। लोअर एनर्जी, मीडियम एनर्जी और हाई एनर्जी। हाई एनर्जी पे इवेपोरेशन हो रहा है, मीडियम एनर्जी
पुल्ड बैक इनटू द वाटर, यानी मीडियम एनर्जी में एवोपरेशन जो है वो होता नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल वहीं रिटेन करते हैं। और लोअर एनर्जी में जो वाटर मॉलिक्यूल हैं या पार्टिकल्स हैं वो रिमेन इन इट, वो एज इट इज़ रहते हैं उस लिक्विड में। फिर स्टूडेंट आगे बात करें कि व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग एंड इवेपोरेट। तो इवेपोरेशन जो है बच्चों वो एक तरह से कूलिंग प्रोवाइड कराता है। ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आप ध्यान से देखिएगा, लास्ट हिस्सा है कि व्हेन लिक्विड इवेपोरेट, जब लिक्विड इवेपोरेट होता है तो जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैं वो सराउंडिंग एरिया की हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब सराउंडिंग एरिया की हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वहाँ का जो सराउंडिंग एरिया है इट बिकम्स कोल्ड, वो ठंडा हो जाएगा। यानी जब हम बात करें कि गर्मियों के मौसम में जब हम अपने रूम में वेपोराइज कर दें वाटर को, पानी को छिड़क दें, तो उस गर्मी की वजह से जो पानी है वो वेपोराइज हो जाएगा, उड़ेगा। और जब वो पानी उड़ेगा तो वो उस रूम की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और जो कमरा है वो ठंडा हो जाएगा। यानी जब हम गर्मियों में छत पर पानी डालते हैं फर्श, छत को ठंडा करने के लिए, तो जब वो पानी एवोपरेट होगा तो जो ऊपर यानी एनवायरनमेंट में जो हीट है उस हीट को वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और बच्चों जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा ठंडा महसूस होगा। तो ये सवाल ऐसे ही पूछते हैं रीजनिंग सवाल से। फिर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि प्यूपिल स्प्रिंकल, मैंने अभी बताया कि लोग बाग स्प्रिंकल करते हैं वाटर ऑन द रूफ, छत पर पानी डालते हैं। ओपन ग्राउंड, खुले मैदान में पानी डालते हैं। बिकॉज ड्यूरिंग एवोपरेशन, क्योंकि जब एवोपरेशन होगा तो वाटर जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और जो सरफेस है वो कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ड्यूरिंग समर वी स्वेट, गर्मियों में हम पसीना निकालते हैं, पसीना निकलता है हमारे शरीर से, मोर बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग इवेपोरेशन द स्वेट एब्जॉर्ब हीट। अब जब पसीना निकल गया तो वो पसीना जो था वो फिर इवेपोरेट होगा गर्मी की वजह से और